अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें एक्सटेंसिवली तो हमने इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और कॉन्सेप्ट के नुक्ता नज़र से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे अगले आर्टिकल्स में इनका जिक्र तज़किरा होता रहता है और पीछे एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट क्वेश्चंस में इनका हवाला आएगा, तो इसलिए हम इनको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या चीज़ है, तो साथ साथ में बुक में जो बातें लिखी हैं वो भी थोड़ा रीड करता जाता हूँ और साथ आप ये ज़रा समझते भी जाएं। वो कह रहा है कि प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी बिल्कुल खालिस पानी जो है वो करंट कंडक्ट नहीं कर सकता होता, लेकिन बहरहाल फिर भी इट्स कंडक्टेंस इज मेजरेबल, यानी वो है तो पुअर कंडक्टर और बहुत कम चांस है कि वो पानी कंडक्ट करे, लेकिन बहरहाल मामूली सी कंडक्टेंस की सलाहियत भी अगर उसके अंदर है तो हम उसको आसानी से मैयर जो है वो तो कर सकते होते हैं। अब यहाँ से बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है जी कि अगर पानी जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है तो फिर गीला हाथ बिजली की किसी चीज़ को लग जाए तो ज़ोरदार झटका क्यों लगता है। तो असल में उसकी वजह यह है कि वो प्योर वाटर कह रहा है, यानी बिल्कुल खालिस पानी जिसके अंदर इम्प्योरिटी नाम की कोई चीज़ ना हो। ठीक है जी। और अगर इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद हों पानी के अंदर तो बेसिकली वो इम्प्योरिटीज़ ही करंट की कंडक्टेंस का सबब बनती होती हैं, इसलिए बिल्कुल खालिस पानी जो है वो पुअर कंडक्टर ही समझा जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, साल्ट वगैरह हैं, जैसे घरों में जो पानी होता है नलके का, टूंटी वगैरह का, उसके अंदर साल्ट्स वगैरह होने की वजह से वो फिर भी कुछ ना कुछ करंट कंडक्ट करने की सलाहियत जो है वो रखता है, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो निस्बतन बेटर कंडक्टर होता है। फिर वो कहता है कि वाटर अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन, इसका मतलब है कि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी खुद ब खुद आयोनाइजेशन कर सकते होते हैं। ठीक है जी, यानी पानी अपनी आयोनाइजेशन खुद ब खुद कर लेता है, मॉलिक्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली आयोनाइज होते हैं। अब उस आयोनाइजेशन को आपकी बुक में दो तरीकों से जो है वो शो किया गया है। मसलन ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसमें होगा ये कि चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगी और ये यहाँ से हाइड्रोजन को बतौर H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन जो है वो अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चूंकि H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो मैंने फिक्रा बोला है कि H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक पढ़ते हुए हजारों जगह सुनने को मिलेगी, इसलिए अभी से ये ज़हन नशीन कर लें कि जो H पॉजिटिव आयन होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता होता। तो जब वाटर ने अपनी आयोनाइजेशन करनी है मॉलिक्यूल ने और ये पूरा पेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने खींच के तो OH माइनस आयन की शक्ल में अलग हो जाना है, तो ये जो पीछे प्रोटॉन उसने छोड़ना है वो प्रोटॉन जो है उसको एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने, जिसकी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, उनमें से एक लोन पेयर दे के इस प्रोटॉन को साथ वाले वाटर मॉलिक्यूल ने अपने साथ मिला लेना है और H2O की बजाय H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में उसको अपने साथ रखना है। ये प्लस फिर इसलिए आएगा कि जो लोन पेयर खर्च करना है ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को साथ मिलाने के लिए, उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गया और साथ ये H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो यहाँ से वजूद में आ गया। तो पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप सीधा लिखना चाहें तो यूं भी कह लें कि मसलन ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो समझें कि जब वो आयोनाइज हुआ तो इस तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से अलग हो गया और ये प्रोटॉन यहां से अलग हो गया। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं, बात ये भी वही है, लेकिन ये कि ऊपर उसने फिर जरा बता दिया कि प्रोटॉन चूंकि अकेला एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में रहेगा। आप इस हाइड्रोनियम आयन को यही समझें कि ये हाइड्रोनियम आयन असल में प्रोटॉन ही है जो कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने अपने साथ मिलाया हुआ है। तो बहरहाल ये उसकी सेल्फ आयोनाइजेशन की इक्वेशन है। अब यहां से हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करके तो आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम किसको कहते हैं। हाँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी Kc बराबर होता है किस चीज के, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर
और रिएक्टेंट की नीचे। तो इस इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट्स हमारी कौन कौन सी हैं, H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन, और रिएक्टेंट हमारी कौन सी है, वाटर। तो ये वाटर को नीचे रिएक्टेंट के तौर पे लिख दिया और ये ऊपर प्रोडक्ट के तौर पे लिख दी। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी Kc। जब इक्विलिब्रियम पे आप इन तीनों की कंसंट्रेशंस इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर, तो H पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर, इन तीनों की कंसंट्रेशंस पुट करके जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो Kc की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके Kc की इतनी वैल्यू जो है वो यहां से निकलती है। अब यहां से थोड़ा सा उसने बात का रुख आगे मोड़ा है, वो मैंने साइड पे इधर लिया था, बात आपको समझा दी है, वो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं कि मसलन अब वो आपको ये बताने लगा कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो वाटर कंसंट्रेशन लिखी नजर आ रही है आपको नीचे, तो ये वाटर कंसंट्रेशन असल में होती कितनी है जो यहां पे हमने पुट करनी। तो उसके लिए उसने आपको अलग से एक बात समझाई है। वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन प्योर वाटर मे बी कैलकुलेटेड टू बी 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल गिविंग 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या जी पानी की कंसंट्रेशन ऐसे निकलेगी कि 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को डिवाइड कर दें पानी के मोलर मास यानी 18 ग्राम पर मोल से, तो उससे आपको 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जवाब मिलेगा। और ये 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही असल में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब सवाल ये है कि ये 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैसे आया और 1000 कहां से आया और 1000 को डिवाइड क्यों किया वाटर के मोलर मास के साथ। अब ये चीजें आपने जरा समझनी है। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि हम असल में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहते किसको हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का असल में अगर आप यूनिट देखें, ये 55.5 को अभी छोड़ें, वो तो अभी वैल्यू निकल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकलती है। आप जरा इसके यूनिट पे गौर करें। यूनिट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह है कि एक डेसीमीटर क्यूब, जिसको आप एक लीटर भी कहते हैं, एक डेसीमीटर क्यूब पानी जो है अगर लिया जाए तो उसके अंदर जितने मोल्स पानी मौजूद होगा या जितने मोल बनेंगे पानी के उस एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर, वही असल में पानी की कंसंट्रेशन कहलाती है। तो एक डेसीमीटर क्यूब या एक लीटर पानी के अंदर पानी के मोल्स असल में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 55.5 मोल। यानी आप एक डेसीमीटर क्यूब पानी ले लें तो उस एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर 55.5 मोल पानी बनता है और यही असल में पानी की कंसंट्रेशन कहलाती। एक बात तो इतनी हो गई। अब अगली बात यह है कि फिर अब ये 55.5 कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपने ये नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने बोला ना कि एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर पानी के 55.5 मोल होते हैं और इसी चीज को हम पानी की कंसंट्रेशन कहते हैं। तो सवाल ये है कि इसका मतलब है कि हमने मोल देखने हैं, क्या वाकई एक डेसीमीटर क्यूब पानी के अंदर 55.5 मोल ही होते हैं और यही चीज फिर पानी की कंसंट्रेशन कहलाती है। तो यानी आपने मोल चेक करने हैं कि एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर क्या पानी के वाकई 55.5 मोल ही होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो मोल निकालने का ये फार्मूला होता है कि मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। अब पानी का मोलर मास तो हो गया जी 18, तो वो तो मैंने नीचे पुट कर दिया। अब बात रह गई इसकी कि एक डेसीमीटर क्यूब जो पानी है उसका ग्रामों में मास कितना होता है। तो उसके लिए अब आपने एक बात याद रखनी है कि हम साइंस में कहते हैं कि पानी की डेंसिटी यूनिटी होती है। पानी की डेंसिटी यूनिटी होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती। ठीक है, अगर एक पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी अगर आप ले लें तो वो ग्रामों में 1 ग्राम होता है। वैसे ग्राम मास का यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, लेकिन पानी की खूबी यही है
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी ले लें तो वो असल में 1 ग्राम पानी भी उतना ही होता है। तो लिहाजा 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी अगर 1 ग्राम है तो इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब असल में हम किसको कहते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब को। तो इसका मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब पानी जो है वो ग्रामों में 1000 ग्राम बनेगा। तो लिहाजा ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब पानी की बात हम शुरू में कर रहे थे, वो 1 डेसीमीटर क्यूब पानी जो है उससे मुराद असल में 1000 ग्राम पानी होता है। तो लिहाजा मास इन ग्राम की जगह पे ये 1000 ग्राम ही आपने यहाँ पे पुट करना है। तो पानी का जो मास 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर बनता है वो बनता है 1000 ग्राम, और पानी का मोलर मास होता है 18। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अब जवाब आएगा 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यही वो चीज है जिसको हमने अभी स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहा था। तो ये जो यहाँ फार्मूले पे आपको ब्रैकेट के अंदर वाटर लिखा नजर आ रहा है, इसको कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ही हम पढ़ेंगे। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर असल में 55.5 मोल होती है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो उसने ये भी आपको निकाल के दिखा दी। अब यहां मैं कुछ डेरिवेशन आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह मैं ये डेरिवेशन करूंगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे आगे कई जगह आपको ये डेरिवेशन करने को मिलेगी, इसलिए आपने इसको गौर से समझ लेना है कि डेरिवेशन का तरीकाकार ऐसे ही चलना है। आगे वो एसिड की Ka की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त या बेस की Kb की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त वगैरह वगैरह, इसलिए जरा आप इसको गौर से देख लें। अब वो आगे कह रहा है जी कि सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस एंड वेरी फ्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स अंडरगो आयोनाइजेशन, so its concentration remains effectively constant. Constant concentration of water is taken on left hand side and multiplied with Kc to get another constant called Kw. वो कहना ये चाह रहा है कि चूंकि पानी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट तस्वुर की जाती है, यानी पानी के जो मॉलिक्यूल अपनी इस तरह सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं वो बहुत कम करते हैं, यानी यूं कह लें कि करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स में से कोई एक आध मॉलिक्यूल ही समझें कि ऐसा होगा कि जो अपनी इस तरह सेल्फ आयोनाइजेशन करता है। तो लिहाजा वो एक आध मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल अगर करोड़ों अरबों में से इस तरह अपनी सेल्फ आयोनाइजेशन कर भी लेते हैं तो उससे पानी की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क समझ लें कि नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम पानी की कंसंट्रेशन जो है उसको कांस्टेंट तस्वुर करेंगे। तो वो यही लिख रहा है कि पानी चूंकि वाफर मिकदार में मौजूद होता है, एक्सेस में उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और बहुत थोड़े मॉलिक्यूल अपनी आयोनाइजेशन के अमल से गुजरते हैं, लिहाजा पानी की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट तस्वुर करेंगे। और ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने Kc के साथ बाहर निकाल लिया। तो अब यहां से आगे फिर डेरिवेशन कुछ यूं चलेगी कि Kc के साथ जब वाटर की कंसंट्रेशन आपने इधर बाहर निकाल ली तो ये आ गया Kc इंटू वाटर कंसंट्रेशन बराबर इस साइड पे फिर सिर्फ ये दो चीजें रह गई, कौन सी? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और साथ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। जो नीचे बटे में वाटर लिखा हुआ था वो Kc के साथ हमने बाहर निकाल लिया। अब Kc की वैल्यू आपने यहां देखी कि वो हमने निकाली थी 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -16, Kc की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। और वाटर कंसंट्रेशन आपने अभी यहां ये डेरिवेशन में देखा कि वो कितनी होती है 55.5, और आगे उसी तरह H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को जब आपने ज़रब दी इतने हिस्से को तो इसका आंसर निकलता है 1.01 ज़रब 10 की पावर -14 और बाकी H पॉजिटिव इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। असल में ये जो 1.01 ज़रब 10 की पावर -14 आया है ये Kc की वैल्यू को और वाटर की कंसंट्रेशन को ज़रब देने के बाद आया है। और इन्हीं दो चीजों का जो प्रोडक्ट है यानी Kc और वाटर कंसंट्रेशन का, यही प्रोडक्ट असल में केमिस्ट्री की जुबान में Kw यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। और वो बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि Kw या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो इक्वल टू H पॉजिटिव और OH आयन कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल निकलता है आखिर में। और Kw की जो वैल्यू बनती है वो होती है 1.01 ज़रब 10 की पावर -14। अब ये 1.01 पे गौर करें कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 01 है ये इंतहाई मामूली है, लिहाजा आप इसको इग्नोर भी कर दें
तो समझ लें कि ये है 1 इंटू 10⁻⁻14। और अगर 10⁻⁻14 को 1 से ज़रब भी दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब 10⁻⁻14 ही रहना है। इसका मतलब है कि जिसको आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW कहते हैं, लफ्ज और फिक्रे गौर से सुनने, कि जिसको आप KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, इस KW की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻14 ही असल में कहलाती है। लेकिन ये रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री पे इतनी वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाती है, क्योंकि उसने भी आगे आपको लिख दिया है कि KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कह देते हैं। ये नाम सारे आपको याद रहने चाहिए। और वो कहता है कि ये जो वैल्यू है KW की, ये इंक्रीज करती है ऑलमोस्ट 75 टाइम, 75 गुना ज्यादा व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। जब आप पानी का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री तक ले जाते हैं तो KW की कीमत जो है वो भी 75 गुना बढ़ जाती है। असल में क्यों बढ़ती है? वो इसलिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे ये पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन जो है उसमें इजाफा होता है। लिहाजा इसलिए जो फाइनल वैल्यू फिर KW की निकलती है वो 10⁻⁻14 से चेंज होना शुरू हो जाती है। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये 75 गुना बढ़ गई है? तो आप उसके लिए ज़रा थोड़ा सा गौर करें अपने बुक में। तो ये एक टेबल साथ बना हुआ है और इस टेबल के अंदर उसने बताया हुआ है कि जी 0 डिग्री पे KW की वैल्यू जो है वो 0.11 ज़रब 10⁻⁻14 है, और जबकि 100 डिग्री पे अगर आप चले जाएं तो इसकी वैल्यू बनती है 7.5 ज़रब 10⁻⁻14। आप जरा गौर करें कि ये 0.11 से 7.5 तक आना, इसका मतलब है कि ये असल में 75 गुना इजाफा है। आप ये 0.11 को अगर 75 से ज़रब दे देंगे ना 0.11 को, तो 0.11 को 75 से ज़रब देंगे तो ये 7.5 के करीब जवाब जो है बन जाता है। तो यही चीज़ जो है ये 75 गुना इजाफा है, जो आपको इस टेबल से भी पता चल जाता है। लेकिन बहरहाल उसने आगे एक और फिक्रा लिख दिया कि एनी हाउ द इंक्रीज इन KW इज नॉट रेगुलर। लेकिन KW की वैल्यू में ये जो इजाफा है ये एक बिल्कुल यकसा रफ्तार के साथ, यानी रेगुलरिटी नहीं होता। क्योंकि इसमें रेगुलरिटी के साथ इसलिए नहीं होता कि पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट भी हो सकता है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की अगर नहीं पानी को मिल रही तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए ये रेगुलरिटी 100% ऐसे आते जाना टेम्परेचर के इजाफे के साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जनरली 75 गुना इजाफा जो है वो पानी के KW की वैल्यू में हमें देखने को मिलता है जब पानी का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री तक जो है वो आगे बढ़ता है। बाकी इंशाल्लाह अगली जो बातें हैं वो नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।